नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में भव्य महाकाल परिसर का लोकार्पण किया। उज्जैन से जो तस्वीरें आई हैं उनकी व्याख्या के लिए शानदार, भव्य, अद्भुत, इस तरह के शब्द कम पड़ते हैं। मैं तो बस इतना कह सकता हूं कि महाकाल का जो विराट स्वरूप है, महाकाल की जो महाशक्ति है, महाकाल का जो दिव्य प्रताप है, उज्जैन में शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल कॉरिडोर का शानदार निर्माण उसी के अनुरूप करवाया है। महाकाल लोक में भक्ति की पराकाष्ठा के दर्शन होंगे, देवों के देव महादेव की शक्ति का एहसास होगा, भगवान शंकर की महिमा की अनुभूति होगी, भोलेनाथ के अनेकों अनेक रूपों के दर्शन होंगे, शिव के रौद्र रूप से लेकर पार्वती के साथ विवाह और गृहस्थ रूप में शिव के दर्शन होंगे। महाकाल लोक में सृजन से लेकर संहार तक हर मुद्रा में महादेव दिखाई देंगे। महाकाल लोक के अलौकिक दर्शन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए और वो भी अभिभूत हो गए। मैं आज आपको मोदी की भक्ति और महाकाल लोक में शिव की शक्ति दोनों के दर्शन कराऊंगा। महाकाल की विधि विधान से पूजा करने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा, यह क्षण अविस्मरणीय है, यह क्षण अकल्पनीय है। उन्होंने कहा कि महाकाल जब प्रसन्न होते हैं, महाकाल की जब कृपा होती है तो ऐसे स्वरूप का निर्माण होता है। मोदी ने कहा कि महाकाल का आशीर्वाद मिलता है तो समय की सीमाएं मिट जाती है, अंत से अनंत की यात्रा शुरू हो जाती है। मोदी ने यह भी कहा कि आजादी के अमृतकाल में भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व कर रहा है। दुनिया के शिखर पर पहुंचने के लिए यह जरूरी है कि भारत अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत पूरी दुनिया को दिखाए। मोदी ने क्या कहा यह आपको सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले वो अद्भुत तस्वीरें देखना जरूरी है जिसमें माथे पर त्रिपुंड लगाए शिव भक्त मोदी दिखाई दिए। महाकाल के दरबार में ध्यान मग्न मोदी दिखाई दिए, जिसमें देश के कल्याण के लिए शिव के सामने नतमस्तक प्रधानमंत्री दिखाई दिए। मोदी ने महाकाल के गर्भगृह में करीब आधे घंटे तक आराधना की। नरेंद्र मोदी परंपरा के मुताबिक धोती और अंगवस्त्र पहनकर महाकाल मंदिर के गर्भगृह में गए। मंदिर के पुजारियों ने सबसे पहले मोदी के माथे पर चंदन का लेप लगाया, त्रिपुंड बनाया। उसके बाद मोदी ने काल के काल महाकाल की पूजा अर्चना की। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए मोदी को रुद्राक्ष की माला पहनाई गई। मोदी ने इसी रुद्राक्ष को लेकर महाकाल के दरबार में बैठकर जप किया, ध्यान किया। मैं आपको बता दूं कि रुद्राक्ष का मतलब है भगवान शंकर की आंख से निकला आंसू। शिव जी ने 2 राक्षसों को अभय का वरदान दे दिया था। जब राक्षसों ने बहुत उत्पात किया तो शिव ने ही उनका संहार किया और उनके वध के बाद शिव की आंख से आंसू निकले, वो रुद्राक्ष बन गए। कथाओं के मुताबिक शिव के आंसू से जो सरोवर बना है वो कटास राज में है, जो अब पाकिस्तान में है। रुद्राक्ष भक्त के लिए शिव की आंखों से गिरे आंसू हैं, इसलिए शिव को प्रसन्न करने के लिए रुद्राक्ष को आवश्यक माना गया है। खास बात यह कि शिव स्रोत के मंत्र याद हैं। महाकाल की पूजा वक्त पुजारी जो मंत्र पढ़ रहे थे वो मोदी को कंठस्थ थे। मोदी पुजारियों के साथ वो मंत्र पढ़ रहे थे। महाकाल की पूजा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक महाकाली के मंत्र का उच्चारण न किया जाए। इसलिए महाकाल की शरण में पहुंचे मोदी ने पूरे भक्तिभाव से पूजा की, सारे विधि विधान का पालन किया और सारे मंत्रों का उच्चारण किया। महाकाल को चंदन का लेप प्रिय है। मोदी ने शिवलिंग पर चंदन लगाया
और इसके बाद शक्कर और शहद अर्पण किया, पुष्प अर्पित किए और इसके बाद आरती की। महाकालेश्वर में ज्योतिर्लिंग में रोज 6 आरतियां होती हैं। सुबह 4 बजे भस्म आरती के बाद मंदिर के द्वार खोले जाते हैं। इसके बाद सुबह 7 बजे दत्योतक आरती, सुबह 10 बजे भोग आरती, शाम 5 बजे पूजन आरती, शाम 7 बजे संध्या आरती और रात 10:30 बजे शयन आरती की जाती है। मोदी ने महाकाल की संध्या आरती की, इसीलिए महाकाल लोक के उद्घाटन का वक्त ऐसा चुना गया था कि आरती का कार्यक्रम सही समय पर संपन्न हो जाए। ओम समानाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे नमः, मध्ये पानीयम अर्पयामि, पुनर्ध्यानम्, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा। मैंने एक जमाने में इस महाकाल मंदिर के दर्शन किए हैं और महाकाल की विशेषता यह है कि गर्भगृह में सिले हुए कपड़े पहनकर नहीं जाने दिया जाता। न तो मंदिर के पुजारी सिले हुए कपड़े पहनते हैं और ना ही भगवान को सिले हुए वस्त्र पहनाए जाते हैं। पुजारी भी धोती पहनते हैं और इसीलिए मोदी ने भी धोती पहनी। महाकाल को जो वस्त्र चढ़ाए जाते हैं वो भी बिना सिले हुए होते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने महाकाल को भेंट के रूप में धोती ही चढ़ाई। और अंत में आरती के साथ ही संध्या आरती का एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। पूजा की शुरुआत शाम 6:04 पर हुई और पूजा शाम 6:30 बजे समाप्त हुई। पूजा के बाद मोदी महाकाल कॉरिडोर, जिसे महाकाल लोक का नाम दिया गया है, उसके लोकार्पण के लिए पहुंचे। जब मोदी उस परिसर में पहुंचे तो जो दिखा वो देखते ही रह गए। महाकाल पथ के द्वार पर रक्षा धागे से एक विशाल शिवलिंग बनाया गया था। रक्षा धागे यानी कलावे से बने इस शिवलिंग को बाद में यहां से हटा दिया जाएगा, लेकिन चूंकि आज महाकाल लोक का उद्घाटन होना था, इसलिए महाकाल पथ के द्वार पर इसे रखा गया। जिसने भी इसे देखा वो देखता ही रह गया, क्योंकि रक्षा धागे से इतना बड़ा और इतना सुंदर शिवलिंग बनाना कोई आसान काम नहीं था। इसके बाद मोदी ने ई कार्ट में बैठकर पूरे महाकाल कॉरिडोर को देखा। क्योंकि कॉरिडोर काफी बड़ा है, करीब 1 किलोमीटर लंबा है। भगवान शिव से जुड़ी दर्जनों मूर्तियां यहां लगाई गई हैं। दीवारों पर म्यूरल यानी भित्ति चित्र बनाए गए हैं। उनके बारे में डिटेल में बताया गया है। प्रधानमंत्री ने हर एक चीज को गौर से देखा। उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई पटेल भी थे। महाकाल कॉरिडोर में सबसे ज्यादा चर्चा सप्तऋषि मंडल की है। यहां पर शिवजी के शिष्य ऋषि कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज की प्रतिमा ध्यान की मुद्रा में लगाई गई है। इन्हीं सप्तऋषियों के नाम पर हिंदू धर्म में गोत्र की उत्पत्ति हुई। सप्तऋषि मंडल के बीच में
शिव स्तंभ बनाया गया है। इसके जरिए दिखाने की कोशिश की गई है कि ये सप्तऋषि अपने गुरु यानी भगवान शंकर से शिक्षा ले रहे हैं। महादेव से जुड़ी ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है जो महाकाल लोक में न दर्शाई गई हो। हर मूर्ति के साथ QR कोड लगा है। उमा नाम का ऐप डाउनलोड करने के बाद आप जब QR कोड स्कैन करेंगे तो आपको उस मूर्ति से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी। बहुत कम लोगों को पता होगा कि भगवान शिव ने एक बार अपने भक्त की रक्षा के लिए मृत्यु के देवता यमराज को भी पराजित कर दिया था। महालोक परिसर में इस दृश्य को दिखाया गया है। इसके अलावा समुद्र मंथन से निकले विष को पीते हुए नीलकंठ की प्रतिमा भी अद्भुत है। महाकाल लोक की भव्यता और दिव्यता देखकर नरेंद्र मोदी मंत्रमुग्ध हो गए। यही वजह है कि मोदी ने कहा उज्जैन में और महाकाल में हर चीज अलौकिक है। यहां का ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे शहर में ईश्वरीय ऊर्जा का संचार हो रहा है। मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत हर हर महादेव और जय महाकाल के उद्घोष से की। हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल महाराज की जय। महाकाल महादेव, महाकाल महाप्रभु, महाकाल महारुद्र, महाकाल नमोस्तुते। ये महात्माए महाकाल लोक में लौकिक कुछ भी नहीं है। शंकर के सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं है। सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविस्मरणीय है, अविश्वसनीय है। मैं आज महसूस कर रहा हूं हमारी तपस्या और आस्था से जब महाकाल प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से ऐसे ही भव्य स्वरूप का निर्माण होता है। और महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती है, समय की सीमाएं सिमट जाती है और अनंत के अवसर प्रस्फुटित हो जाते हैं। अंत से अनंत यात्रा आरंभ हो जाती है। महाकाल लोक की ये भव्यता भी समय की सीमाओं से परे आने वाली कई पीढ़ियों को अलौकिक दिव्यता के दर्शन कराएगी। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को ऊर्जा देगी। मैं इस अद्भुत अवसर पर राजाधिराज महाकाल के चरणों में शत शत नमन करता हूं। महाकाल को प्रणाम करने के बाद उज्जैन के बारे में वेदों में, शास्त्रों में जो जो कहा गया है, मोदी ने उन सारी बातों का उल्लेख किया। मोदी ने कहा कि उज्जैन पर महाकाल की कृपा है, इसलिए इस नगरी पर प्रलय का भी असर नहीं होता। उज्जैन भारत की अनादि और अनंत संस्कृति का केंद्र है। इसके दर्शन हर भारतीय को करने चाहिए। उज्जैन के बारे में हमारे यहां कहा गया है, प्रलयो न बाधते, प्रलयो न बाधते तत्र महाकालपुरी। अर्थात महाकाल की नगरी
प्रलय के प्रहार से भी मुक्त है। हजारों वर्ष पूर्व जब भारत का भौगोलिक स्वरूप आज से अलग रहा होगा, तब से ये माना जाता रहा है कि उज्जैन भारत के केंद्र में है। उज्जैन ने महाराजा विक्रमादित्य का वो प्रताप देखा है जिसने भारत के नए स्वर्ण काल की शुरुआत की थी। महाकाल की इस धरती से विक्रम संवत के रूप में भारतीय काल गणना का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। यहां काल चक्र का 84 कल्पों का प्रतिनिधित्व करते 84 शिवलिंग है। यहां 4 महावीर है, 6 विनायक है, 8 भैरव है, 8 मातृकाएं हैं, 9 ग्रह है, 10 विष्णु है, 11 रुद्र है, 12 आदित्य है, 24 देवियां है और 88 तीर्थ है। और इन सबके केंद्र में राजाधिराज कालाधिराज महाकाल विराजमान है। और इसके बाद मोदी ने अपने मन की बात कही, बड़ी बात। प्रधानमंत्री ने कहा, अगर दुनिया के शिखर पर पहुंचना है तो विकास यात्रा में तेजी से दौड़ने के साथ साथ अपनी पुरातन संस्कृति पर गर्व करना भी जरूरी है। मोदी ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में देश को गुलामी की मानसिकता को छोड़कर अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गौरव करना सीखना होगा। इसीलिए उनकी सरकार अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम पूरा हो चुका है। केदारनाथ धाम को संवारा गया है। 4 धाम को जोड़ने के लिए ऑल वेदर रोड बन रही है। आज हर भारतवासी को अपनी कल्चरल आइडेंटिटी पर गर्व हो रहा है। सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए भी ये जरूरी है कि राष्ट्र अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष को छुए, अपनी पहचान के साथ गौरव से सर उठा करके खड़ा हो जाए। इसलिए आजादी के अमृत काल में भारत ने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और अपनी विरासत पर गर्व जैसे पंच प्राण का आह्वान किया है। इसलिए आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरी गति से हो रहा है। काशी में विश्वनाथ धाम भारत की सांस्कृतिक राजनीति का गौरव, राजधानी का गौरव बढ़ा रहा है। सोमनाथ में विकास के कार्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उत्तराखंड में बाबा केदार के आशीर्वाद से केदारनाथ बद्रीनाथ तीर्थ क्षेत्र में विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार 4 धाम प्रोजेक्ट के जरिए हमारे चारों धाम ऑल वेदर रोड से जुड़ने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आजादी के बाद पहली बार करतारपुर साहिब कॉरिडोर खुला है। हेमकुंड साहिब रोपवे से जुड़ने जा रहा है। इसी तरह स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना से देश भर में हमारी आध्यात्मिक चेतना के ऐसे कितने ही केंद्रों का गौरव पुनः स्थापित हो रहा है। और अब इसी कड़ी में ये भव्य, अति भव्य
महाकाल लोग भी अतीत के गौरव के साथ भविष्य के स्वागत के लिए तैयार हो चुका है। मेरे साथ पूरे भक्ति भाव से बोलिए, जय महाकाल, जय 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 जय महाकाल। जय जय महाकाल के नारों की गूंज के बीच प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर भी इस समारोह में मौजूद थे। वो शिव भक्त हैं और उन्होंने जो गीत गाया उसकी एक झलक मैं आपको सुनवा देता हूं। परमेश्वर शिव शंभु दयामय है। महाकाल के परिसर के भव्य स्वरूप को देखकर किसी भी शिव भक्त को गर्व होगा। मां कालेश्वर में नरेंद्र मोदी को माथे पर त्रिपुंड लगाए भगवान शिव की आराधना करते देख हिंदू जनमानस उत्साहित होगा। आज शिव की महिमा देखकर अपनी विरासत पर हर भारतीय को अभिमान होगा। जिस तरह से मां कालेश्वर मंदिर का विकास किया गया है, उसकी सुंदरता, उसकी छटा, उसका विकास देखकर साफ हो जाता है कि ये एक बड़ी सोच का परिचायक है। यह विडंबना थी कि आजादी के 75 साल बाद भी जिन मंदिरों के प्रति करोड़ों लोगों की आस्था है, पहले किसी ने उनके रखरखाव, वहां आने वाले लोगों की सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने उन करोड़ों लोगों के बारे में सोचा जो इन मंदिरों में श्रद्धा के साथ भगवान का आशीर्वाद लेने जाते हैं। अब चाहे उज्जैन का महाकाल हो, काशी विश्वनाथ हो, केदारनाथ हो, गुजरात में सोमनाथ हो, देवघर में वैद्यनाथ हो, अयोध्या में राम जन्मभूमि हो, हर जगह मंदिरों को भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। भक्तों की सहूलियतों का ध्यान रखा गया है और यह अपने आप में एक बड़ा काम है और इसका पूरा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए। और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मंदिर सिर्फ श्रद्धा के केंद्र नहीं है। इनके विकास से इनके आसपास के इलाके टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर डेवलप होंगे, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। भक्ति और विकास का यह अनूठा संगम सिर्फ एक बहुमुखी प्रयास है और मुझे विश्वास है मंदिरों का यह पुनरुत्थान आने वाले हजारों साल तक जनमानस में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का संचालन करेगा। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर के उद्घाटन करने से पहले नरेंद्र मोदी गुजरात में थे। राजकोट में उनकी रैली थी। इस रैली में मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी चाल बदली है। कांग्रेस के लोग रैलियां नहीं कर रहे, लेकिन एक्टिव हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, चुपके कैंपेन कर रहे हैं। मोदी ने बताया कि इस बार असेंबली के इलेक्शन में कांग्रेस उन्हें गालियां नहीं देगी, क्योंकि कांग्रेस ने गाली देने का ठेका किसी और को दे दिया है। मारा માટે એવા અપશબ્દો વપરાય મોતના સોદાગરથી માણીને કશું બાકી ના રાખ્યું હોય અને ગુજરાત દાંત ભીડીને કચકચાવીને જવાબ આપે તોય સુધરતા નહોતા, પણ આ વખતે हमने નવી ચાલ ચાલુ કરી જ ભાઈઓ। આ એમની ચાલ સમજવાની જરૂર છે। તમે જોયું હશે આ વખતે કોંગ્રેસ કોઈ સભાઓ નથી કરતી, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती અને કરે તોય મોદી ઉપર હુમલો નથી કરતી, અપશબ્દોનો જરાય ઉપયોગ નથી કરતી। કારણ એણે એક નવી ચાલાકી કરી છે, એનાથી સતર્ક રહેવાની જરૂર છે। એણે શું કર્યું છે? બોલવું નહીં, હોબાળા કરવાની, ચૂપચાપ ખાટલા બેઠકો કરવી, ગામડે ગામડે બધા પોતાના લોકોને પહોંચાડી દેવા, રો કગળ કરવી, પગે લાગવું, બસ એક વખત મદદ કરો, એક વખત બધું જાતનું બધું કરી રહ્યા છે। અને હોબાળા કરવાનો જે કોન્ટ્રાક્ટ છે, ગાળો ભાંડવાનો જે કોન્ટ્રાક્ટ છે, એ એમણે આઉટસોર્સ કરી દીધો છે, બીજાને આપી દીધો છે। આ કામ તમે કરો, આખું ગુજરાતનું વાતાવરણ ડોળો, હોબાળા કરો, ચીચિયારીઓ પાડે, ગંદુ બોલો,
એ કામ એમને સોંપ્યું છે અને ગામડામાં જઈને બેઠું કામ એમણે ચાલુ કર્યું છે. આ એની ચાલાકીઓને સમજજો ભાઈઓ, અને એમના આ ખેલ પણ આ ગુજરાતની જનતા પરાસ્ત કરશે એવો મને વિશ્વાસ છે. मोदी जनता से कह रहे थे कि कांग्रेस की चालाकियों को समझो. अब वो खुद गाली नहीं देते, गाली देने का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दिया है. तो इस मामले में कांग्रेस का पक्ष भी क्या है वो भी आपको सुनवा देता हूं. कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि बीजेपी की हार के डर से मोदी इस तरह की बातें कर रहे हैं. बीजेपी इतना डर गई है कि कांग्रेस के वोट काटने के लिए उसने अपनी बी टीम यानी आम आदमी पार्टी को यहां काम पर लगा दिया है. भारतीय जनता पार्टी इतनी हद तक बौखला गई है कि जितने टूर प्रोग्राम और जितनी सभाएं यहां के प्रदेश अध्यक्ष नहीं कर रहे हैं, इससे ज्यादा एक वीक में 3 दिन का प्रोग्राम हर वीक प्रधानमंत्री जी यहां करते हैं. और वो इतने डरे हुए हैं आज के दिन में कि खुद प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा कि कांग्रेस से सावचेत रहिए. लेकिन हम भी उनकी जो चाल चलन जानते हैं. उन्होंने भी अपनी बी टीम आम आदमी पार्टी वहां से कांग्रेस का और अपोजिशन का वोट का बंटवारा करने के लिए उन्होंने भेजा है. लेकिन गुजरात की जनता ने आज तक तीसरा विकल्प को कभी पसंद नहीं किया है. एक ही विकल्प बचा है, वो है कांग्रेस. मजे की बात यह कि आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल बार बार कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं, वो आम आदमी पार्टी को हराना चाहते हैं. और आज कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिले हुए हैं, वो कांग्रेस को हराना चाहते हैं. कोई किसी से मिला हुआ नहीं है, सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं. और इस लड़ाई में सबके निशाने पर नरेंद्र मोदी हैं. और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पर्सनल अटैक जितने नरेंद्र मोदी ने सहे, उतने हमले राजनीति में किसी पर नहीं हुए. मोदी को मौत का सौदागर, शहीदों के खून का दलाल, राक्षस, नीच, नाली का कीड़ा और न जाने क्या क्या कहा गया. लेकिन मोदी ने कभी इस तरह की भाषा में जवाब नहीं दिए. उनकी तरफ से जवाब जनता ने दिया. 21 साल में विरोधियों को भी समझ आ गया कि मोदी पर निजी हमले अगर किए जाएंगे तो जनता उसे अपने ऊपर हमला मानेगी और चुनाव में सबक सिखा देगी. इसलिए अब मोदी को गाली देना बंद हो गया है. मेरी जानकारी भी यह है कि कांग्रेस गुजरात में एक नई रणनीति पर काम कर रही है. कांग्रेस मैदान में दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मैदान से बाहर नहीं है. कांग्रेस गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर प्रचार कर रही है. बीजेपी भी गुजरात में आम आदमी पार्टी के बजाय कांग्रेस को ही मुख्य प्रतिद्वंदी मानती है. बीजेपी के नेताओं का कहना है कि केजरीवाल का शोर तो गोवा में बहुत था, पोस्टर तो वहां भी बहुत लगे थे, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ. केजरीवाल की पार्टी का प्रचार तंत्र मजबूत है, लेकिन जमीन पर कांग्रेस है और बीजेपी को लगता है कि मुकाबला कांग्रेस से ही होगा. मोदी ने इशारों में यही बात बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और गुजरात के लोगों को समझा दी. आज मोदी ने जयप्रकाश नारायण का भी जिक्र किया. आज जेपी की जयंती है. मोदी ने कहा कि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की शुरुआत गुजरात से ही हुई थी. गुजरात क्रांति का प्रतीक शुरू से ही रहा है. और आज यही बात अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने बिहार में जयप्रकाश नारायण के जन्म स्थान पर जाकर कही. जयप्रकाश जी की जयंती के मौके पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण को याद करते हुए जेपी के पैतृक गांव सिताब दियारा में उनकी एक प्रतिमा स्थापित की गई. जेपी के गांव में उनकी मूर्ति का अनावरण अमित शाह ने किया और इस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए. सिताब दियारा गांव यूपी और बिहार के बॉर्डर पर है. हालांकि जेपी की जयंती का प्रोग्राम बिहार वाले हिस्से में हुआ जो सारण जिले में पड़ता है. जेपी को श्रद्धांजलि देने के बाद अमित शाह ने एक रैली को भी संबोधित किया. उन्होंने लोगों को जेपी के बलिदान की याद दिलाई और बताया कि जेपी आजादी के युद्ध के बड़े योद्धा थे. 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब अंग्रेजों ने उन्हें हजारीबाग की जेल में कैद किया था तो वो जेल से भाग निकले थे. बाद में जेपी ने राजनीति से संन्यास ले लिया था. हालांकि 1974 में वो दोबारा राजनीति में लौटे और इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ
संपूर्ण क्रांति का आंदोलन खड़ा किया। इसके बाद अमित शाह ने जेपी के बहाने नीतीश कुमार पर निशाना लगाया। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश नारायण ने जिंदगी भर कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन जो जेपी का नाम लेकर आगे बढ़े, जो खुद को जेपी का चेला बताते रहे, वो आज सत्ता के लिए कांग्रेस की गोद में बैठ गए हैं। 74 में जब जयप्रकाश जी ने बिहार में आंदोलन किया, अराजनीतिक आंदोलन, सारी विचारधारा के छात्र जेपी की अगुवाई में इकट्ठा हुए थे। सुशील जी यहां बैठे हैं, सुशील जी भी उसी आंदोलन की प्रोडक्ट है, मगर उस आंदोलन की और कई लोग हैं जो पूरा जीवन जेपी का और लोहिया जी का नाम दिए। मित्रों, आज मैं बिहार की जनता को पूछने चाहता हूं, जो जेपी का नाम लेकर जेपी आंदोलन से उपजे नेता आज कांग्रेस के गोदी में बैठे हैं केवल और केवल सत्ता के लिए, उसके साथ आप सहमत है क्या? जरा जोर से बोलिए, सहमत है क्या? ये जयप्रकाश के सिद्धांतों की राजनीति है, ये जयप्रकाश का बताया हुआ मार्ग नहीं। जयप्रकाश जी ने जीवन भर सत्ता के लिए कुछ नहीं किया, पूरा जीवन सिद्धांत के लिए, और आज 5-5 बार सत्ता के लिए पाला बदलने वाले लोग बिहार के मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। और इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने नीतीश कुमार के साथ साथ लालू प्रसाद और उनके परिवार को भी टारगेट किया। योगी ने कहा कि जेपी के फॉलोअर्स आज अपराध, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। वो जेपी के सिद्धांतों को भूल चुके हैं। जो लोग जयप्रकाश जी के नाम पर और लोहिया जी के नाम पर राजनीति को आगे बढ़ाते रहे हैं, उनके कारनामों को हम सब जान रहे हैं, पूरा देश और पूरी दुनिया जान रही है। राजनीति का अपराधीकरण हो, इसके वे धुर विरोधी थे, लेकिन राजनीति का अपराधीकरण बिहार के विकास को बाधित कर रहा है। आज आप देख रहे होंगे, आज से कुछ वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर भी राजनीति का अपराधीकरण था, अपराधियों का भ्रष्टाचारीकरण था, और भ्रष्टाचार और राजनीति जब एक साथ मिल जाती है और अपराध और राजनीति जब एक साथ मिल जाती है तो कोड़ में खाच का काम करता है। और यही कार्य बिहार जैसा शार्प ब्रेन, जहां पर इतना अच्छी बौद्धिक संपदा बिहार के अंदर, बिहार के युवाओं के अंदर है, लेकिन बेईमानी और भ्रष्टाचार बिहार के इन युवाओं की प्रतिभा को आगे बढ़ने से रोकती है। जेपी को आज नीतीश कुमार ने भी श्रद्धांजलि दी। पटना में एक सरकारी कार्यक्रम हुआ जिसमें नीतीश कुमार ने लोकनायक जयप्रकाश को श्रद्धांजलि दी और कहा जेपी उनकी पीढ़ी के नेताओं के आइडियल रहे हैं। नीतीश ने यह भी कहा कि वो हमेशा जेपी के दिखाए रास्ते पर ही चलते आए हैं। हालांकि जब नीतीश कुमार से अमित शाह के बयान के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए। अमित शाह का नाम लिए बिना नीतीश ने कहा वो उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। आप जिनका नाम ले रहे हैं उनके बारे में मुझे कुछ बोलने की इच्छा नहीं है। मैं कोई महत्व ऐसे लोगों का नहीं देना चाहता हूं। बोल करके हम क्या के लिए बोले? आप जिनके बारे में बार बार हमसे पूछते रहते हैं, हम बता देते हैं ना कौन सी भूमिका है, क्या जानकारी है, कितने साल से राजनीति में, कौन चीज कहां के बारे में जानते हैं, जरा बता ना दीजिए। अपने राज्य के बारे में भी कितना समय से जानते हैं? आप जरा सोच लीजिए, 2002 से ना मौका मिला है जी। आप ही ना सोचिए। आप बापू के बारे में कह रहा है, ये जेपी मूवमेंट कब हुआ था? 1974 की बात है। कुछ से कुछ बोलते रहता है इसे, जाने दीजिए। हम आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि ये लोग को जो मर्जी हो बोलता रहे बिना मतलब का, उनका कोई वैल्यू नहीं। अब बिहार के लोगों को मालूम नहीं है, बहुत ज्यादा गलतफहमी, समझ गए ना। 1974 का जयप्रकाश नारायण का आंदोलन मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने भी अपने छात्र जीवन में
जेपी के आंदोलन में हिस्सा लिया था, जेपी की हुंकार सुनी थी, उनके आह्वान पर किताबें छोड़कर सड़क पर उतरा था, पुलिस की लाठियां खाई थी, जेल भी जाना पड़ा था। जयप्रकाश जी के नेतृत्व में एक आकर्षण था। असल में 1974 का छात्र आंदोलन काफी पहले शुरू हो चुका था। छात्रों ने भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और पुलिस के दमन के खिलाफ आवाज उठाई थी। इंदिरा गांधी की सरकार थी। जेपी इस आंदोलन में बाद में आए, वो भी तब जब छात्र नेता उनके पास गए और जयप्रकाश जी से आंदोलन का नेतृत्व संभालने को कहा। मुझे याद है पटना के गांधी मैदान में जेपी ने साफ साफ कह दिया था, अगर आप चाहते हैं कि मैं आंदोलन का नेतृत्व करूं तो आपको मेरी हर बात माननी होगी। जेपी ने कहा था, मैं सबसे बात करूंगा, सबकी सलाह लूंगा, लेकिन फैसला मेरा होगा। अगर आप सबको स्वीकार है तभी मैं आंदोलन को लीड करूंगा। गांधी मैदान में मौजूद हजारों छात्रों ने हाथ उठाकर, नारे लगाकर जेपी के नेतृत्व को स्वीकार किया था। उस दिन जेपी की बात सुनकर मुझे समझ आ गया था कि लीडर वो होता है जो लीड करे। लीडर भीड़ का फॉलोअर नहीं हो सकता, उसे तो आगे आकर सबको रास्ता दिखाना पड़ता है। जयप्रकाश जी के आंदोलन की यह सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने क्रांति करके दिखाई। आज जयप्रकाश जी की जयंती के अवसर पर उनके संपूर्ण क्रांति के सपने को समझने और याद करने की जरूरत है। राजनीति की एक और खबर महाराष्ट्र से आई है। महाराष्ट्र में शिवसेना के दोनों गुटों के बीच अब पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह का झगड़ा खत्म हो गया है। आज इलेक्शन कमीशन ने एकनाथ शिंदे के गुट को ढाल के साथ 2 तलवार यह सिंबल अलॉट कर दिया। एकनाथ शिंदे के गुट का नाम होगा बाला साहेब की शिवसेना और चुनाव चिन्ह होगा ढाल के साथ 2 तलवार। चुनाव आयोग के इस फैसले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, ढाल और तलवार छत्रपति शिवाजी महाराज की निशानी है। ढाल से हम सज्जनों की रक्षा और तलवार से दुर्जनों का संहार करेंगे। इसलिए आज हर शिव सैनिक खुश है। शिंदे ने कहा उनका गुट इसी चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। को ढाल तलवार मिला है और ये ढाल तलवार निशानी छत्रपति शिवाजी महाराज की निशानी है और सभी लोग इस निशानी को पहचानते हैं। शिव सैनिक जो है, बाला साहब के शिव सैनिक आज खुश है और ये निशानी पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। कल चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे के गुट को पार्टी का नाम शिवसेना बाला साहब उद्धव ठाकरे दिया था और चुनाव चिन्ह मशाल अलॉट किया था। आज उद्धव ठाकरे के समर्थकों ने पूरे मुंबई में मशाल के पोस्टर लगा दिए। मातोश्री के बाहर मशाल का बड़ा सा होर्डिंग लगा दिया। उद्धव ठाकरे के साथ जो नेता हैं उन्होंने एक मशाल उद्धव को भेंट की। उद्धव ने कहा यह मशाल सभी गद्दारों को जलाकर खाक कर देगी। उद्धव से आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उद्धव से आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चूंकि एकनाथ शिंदे के गुट की पार्टी का नाम बाला साहेब की शिवसेना है, इसलिए एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी ही असली शिवसेना है, ये बाल ठाकरे की शिवसेना है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने उनकी पार्टी को बाला साहब की शिवसेना का नाम दिया। लेकिन उद्धव ठाकरे का गुट इसको लेकर एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष कर रहा है। उद्धव गुट के नेता पूछ रहे हैं ये कौन बाला साहब? बाला साहब थोराट, बाला साहब विखे पाटिल, बाला साहब निंबालकर, कौन से बाला साहब की शिवसेना है जिसके नेता एकनाथ शिंदे हैं? मशाल निशानी वैसे भी अभी भी बाला साहब ठाकरे जाने के बाद जो मशाल आज भी वो 24 आवर 7/24 आवर वो चलती रहती है। तो बाला साहब ने दिखा दिया कि मशाल निशानी लेके चलो। मेरी कवच कुंडल मेरे ही लोगों ने निकाल दिया है, मुझे बहुत ही लोहा कर दिया है। लेकिन उद्धव तो आगे बढ़। उद्धव जी बाला साहब ठाकरे ये नाम ही काफ़ी है, ये ब्रांड है और वो ब्रांड चलेगा मीन्स चलेगा। मैं नहीं कहेगी, सोशल मीडिया आप देखो, सोशल मीडिया में पूछा जा रहा है बालासाहेबांची म्हणजे विखे पाटील, बालासाहेब विखे पाटील, बालासाहेब थोरात
बाला साहब निंबाळकर, बाला साहब बिचारे, बाला साहब शिर्के, किसकी? बाला साहब ठाकरे ये नाम ही परिपूर्ण नाम है, वही ब्रांड है, ठाकरे ठसका है, ठाकरे ही नाम उद्धव जी बाला साहब ठाकरे, उनके बाप का नाम, उनका सरनेम उनको ही मिला है। शिवसेना भी उनके साथ है, आगे बढ़ेंगे। इस मामले में कांग्रेस उद्धव के साथ खड़ी है। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुटों की पहली परीक्षा अंधेरी ईस्ट असेंबली सीट के बाय इलेक्शन में होगी। इस सीट पर कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे के गुट को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। कांग्रेस बाय इलेक्शन में अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ा है, बीजेपी को बाय इलेक्शन में जनता से जवाब मिल जाएगा। बीजेपी जिस तरह से राजनीतिक हत्या और डेमोक्रेसी की हत्या करना चाहती है उसमें वो सफल हुई है, लेकिन लोकतंत्र बहुत मजबूत होता है। जब भी ऐसा मौका आता है तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं उन्हीं के ऊपर लोग उनको सबक सिखाते हैं। बीजेपी को जनता सबक सिखाएगी। अभी बाई इलेक्शन मुंबई में अंधेरी में होने जा रहा है असेंबली का, उसमें आपको रिजल्ट आएगा और हम पूरी ताकत के साथ उद्धव गठ के साथ हैं और ये चुनाव हम भारी मतों से मुंबई के बाई इलेक्शन हम जीतेंगे। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के अलावा शिवसेना से निकले राज ठाकरे भी एक्टिव हैं। आज राज ठाकरे ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी अंधेरी ईस्ट सीट पर बाय इलेक्शन नहीं लड़ेगी, लेकिन लोकल बॉडी इलेक्शन एमएनएस अपने दम पर और पूरी ताकत से लड़ेगी। साहब ने पॉजिटिव माइंड से अपने को इलेक्शन लड़ना है और सामने जाना है। लोगों ने जो भी अभी महाराष्ट्र में ये कुछ चल रहा है वो देखने के बाद लोग भी थक चुके हैं। उनको लगता है कि बदलाव होना चाहिए। अगर बदलाव होना चाहिए तो उनके सामने एक ही पर्याय है और वो है राज ठाकरे साहब, उनकी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी और रेलवे इंजन, और वही लेके लोगों के सामने सब पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पॉजिटिव माइंड से सकारात्मक विचारधारा लेके जाना चाहिए। ऐसा साहब ने क्लियर कट मैसेज पूरे कार्यकर्ताओं को दिया है। अंधेरी ईस्ट की सीट शिवसेना के विधायक के निधन के कारण खाली हुई है। उद्धव ठाकरे ने विधायक की पत्नी को मैदान में उतारा है। बाय इलेक्शन में बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारे या एकनाथ शिंदे की पार्टी को सपोर्ट करे, दोनों परिस्थितियों में इस सीट पर मुकाबला तो उद्धव और एकनाथ शिंदे के गुटों के बीच ही होगा। और इसी चुनाव में इस बात के संकेत मिलेंगे कि इस इलाके की जनता किसके साथ है। इसके बाद बीएमसी का चुनाव होगा, वो और भी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उसमें एकनाथ शिंदे का गुट भी होगा, उद्धव का गुट भी होगा और राज ठाकरे की पार्टी भी होगी। एक का सिंबल दो तलवारों के साथ ढाल, दूसरे का सिंबल मशाल और तीसरे के सिंबल रेल का इंजन। ये तीनों वो चुनाव निशान हैं जो बाला साहब ठाकरे के जमाने में कभी न कभी शिवसेना के चुनाव चिन्ह रहे हैं। एक बड़ी खबर पंजाब से आई। पंजाब में किसानों ने एक बार फिर बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। किसान संगठनों के हजारों कार्यकर्ता आज संगरूर में चीफ मिनिस्टर भगवंत मान के घर को घेर कर बैठ गए। दिल्ली में किसान आंदोलन के वक्त आंदोलनकारियों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में किसानों के सामने 8-8 फीट के बैरिकेड खड़े कर रही है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है, लेकिन किसानों ने भी पक्के तंबू गाड़ दिए हैं और ऐलान कर दिया कि सरकार उनकी मांगे तो मान लेती है पर उन पर अमल नहीं होता, इसलिए जब तक अमल नहीं होगा, नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, तब तक वो चीफ मिनिस्टर के घर को घेर कर बैठे रहेंगे। 2 साल पहले जो नजारा दिल्ली के बॉर्डर पर दिख रहा था, वो नजारा अब भगवंत मान के घर के बाहर दिखाई दे रहा है। लंगर लगा हुआ है, चाय नाश्ते का प्रॉपर इंतजाम है, टेंट लगे हैं। किसान अपने साथ ट्रैक्टर और ट्रॉलियों में रहने और खाने पीने का सारा सामान लेकर आए हैं। आसपास के लोग किसानों को दूध, दही और सब्जियां सप्लाई कर रहे हैं। इस आंदोलन की कॉल भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां की तरफ से दी गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि संगरूर में पटियाला बाईपास से करीब 3 किलोमीटर का रास्ता पूरी तरह से किसानों के कब्जे में है। सड़क के दोनों तरफ किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगी हैं। सड़क के आसपास बड़े बड़े टेंट लगा दिए गए हैं, कूलर लग गए हैं, पंखे लगे हुए हैं
और दिन रात लंगर का इंतजाम है। जोगिंदर सिंह गुर्राह ने कहा कि पंजाब में सिर्फ सरकार बदली है और कुछ नहीं बदला। पहले अकाली दल ने किसानों को ठगा, अब भगवंत मान झूठे वायदे करके काम चला रहे हैं। उग्रा ने कहा किसान अब चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आएगा, सरकार नोटिफिकेशन जारी करे तभी किसान यहां से वापस जाएंगे। देखिए बदला तो कैसा, एक सरकार बदल गई, दूसरी सरकार आ गई, बस इतने बदला हुआ। पहले अकालियों की सरकार थी, अभी आपकी सरकार आ गई। आपकी सरकार का बदल का तरीका तो ऐसा देखना चाहिए ना भी उसने क्या बदल दिया। पंजाब बोलता है कि हम बदल गए, ना पंजाब बदले, ना वातावरण बदले, वही पराली के वही उसूल, वही 10,000 कर्मचारी का तैनाती, वही 10 उनकी छुट्टी बंद कर दिया, वही रेड एंट्री की बात, वही केस डालने की बात, वही इतनी हमने मशीन दे दी, वो दे दी, कुछ भी अल्टरनेटिव नहीं। आपका कहने मतलब कि जितने वायदे किए थे वो वायदे जो है वो जस के तस ही हैं, सिर्फ कागजों पे? नहीं सर, कोई ऐसे दिखाई नहीं दे रहा, कुछ बदला हुआ कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हम भी वही हैं, सरकार भी वही है, लोग भी वही हैं, धरती वही है, प्रदूषण भी, समस्याएं भी वही हैं जो पहले थी। तो आप चाहते क्या है कि जो ये सारा जो आपने अभी बातें रखी, जो आपकी मुख्य मांगे हैं, उसके नोटिफिकेशन जारी हो तभी आप ये धरना खत्म करेंगे, क्या है? ऐसा ना सर, लिखती तो कुछ हो, कुछ हाथ में आएगा तभी तो बोलेंगे। हम लोगों को क्या बताएंगे हमारे पास क्या है, आपने दिया क्या है, कैसे बोलेंगे भाई, कैसे हटा देंगे सदन डालने को? खाली हाथ तो कोई भी घर को नहीं जाएगा। मुझे याद है जिस समय किसान संगठन दिल्ली में धरना दे रहे थे, दिल्ली के बॉर्डर को जाम करके बैठे थे, उस वक्त केजरीवाल की सरकार ने उनके लिए पूरे इंतजाम किए थे, किसानों की सारी मांगों का समर्थन किया था। लेकिन अब किसान कह रहे हैं कि पंजाब में उनके साथ जो हो रहा है वो अन्याय है, जुल्म है। वो कहते हैं कि किसान देश का पेट भरता है, किसानों की दिक्कतें तुरंत दूर होनी चाहिए। अगर भगवंत मान ने 3 दिन में मुआवजे का वादा किया था तो 9 महीने बाद में मुआवजा क्यों नहीं मिला? हकीकत यह है कि किसानों का वोट तो सबको चाहिए, किसानों के साथ हमदर्दी सब जताते हैं, किसानों से वादे सब करते हैं, लेकिन जब वादे पूरे करने का वक्त आता है तो सब आंख बचाते हैं। भगवंत मान को किसानों की बात सुननी चाहिए, उनकी मांगे पूरी करनी चाहिए, क्योंकि उनकी सरकार को किसानों ने वोट दिया था। अब मैं आपको बताता हूं कि आदिवासी गरीब परिवार की बेटी और उसके माता पिता के बारे में, जिनकी बात सुनकर आपको अपने देश पर गर्व होगा। फीफा विमेन अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप आज से शुरू हुआ। पहला मैच भुवनेश्वर में अमेरिका और भारत के बीच हो रहा है। इसमें भारतीय टीम के कप्तानी झारखंड की अष्टम उराव कर रही हैं। अष्टम झारखंड के गुमला जिले के एक छोटे से गांव बनारी गोराटोली की रहने वाली हैं। चूंकि अष्टम ने पूरे झारखंड का नाम रोशन किया है, इसलिए सरकार उसके घर तक रोड बनवा रही है और ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हैरानी की बात है कि अष्टम के घर तक जो सड़क बन रही है, उस सड़क को बनाने में अष्टम के पेरेंट्स, अष्टम के माता पिता मजदूरी कर रहे हैं। अष्टम का परिवार इतना गरीब है कि मुश्किल से 2 वक्त की रोजी रोटी का जुगाड़ कर पाता है। अष्टम वर्ल्ड कप की टीम में कप्तानी कर रही है और उसके दोनों माँ बाप मजदूरी कर रहे हैं। जब अष्टम को वर्ल्ड कप में खेलने वाली भारतीय टीम का कप्तान चुना गया तो झारखंड की सरकार ने अष्टम के गांव में टीवी सेट लगवाया, गांव तक सड़क बनवानी शुरू की। अपने गांव तक जो सड़क बन रही है, उस सड़क में अष्टम के माता पिता मजदूरी कर रहे हैं, क्योंकि आज भी अष्टम के परिवार को 2 वक्त की रोटी मेहनत मजदूरी के बाद ही मिल पाती है। इसीलिए जब बेटी के नाम पर गांव में सड़क बनने लगी तो अष्टम के माता पिता इसमें 250 रुपए रोजाना की मजदूरी करने लगे, क्योंकि उनके लिए यह बड़ी बात नहीं कि सड़क किसके नाम पर बन रही है। उनके लिए बड़ी बात यह है कि सड़क बनने से रोज काम मिल रहा है। ये रोड जो निकले अष्टम का नाम से गरीबी स्थिति कारण से हमके रोड में काम करे पड़ेला। अगर काम किसी तरह के सरकारी सुविधा भी नहीं है, अगर नहीं काम करते तो हम छुआ सबके कहाँ पढ़ा सकते, हमके काम करे पड़ेला। मैं इसी कारण से बेंगलुरु का टिकट कटाया रहा हूँ। अष्टम बोला कि पापा मत जाओ, इस कारण से मैं रुक गया। तो अभी रुक के रोड जिसके नाम में मिल है तो ये मजदूरी काम करे आ रही है।
अष्टम उरांव की 2 बहनें और 1 भाई है। बड़ी बहन सुमिना उरांव नेशनल लेवल की डिस्कस थ्रो एथलीट है। सबसे छोटी बहन अलका झारखंड की अंडर 16 फुटबॉल टीम के खिलाड़ी है। भाई सबसे छोटा है जो पढ़ाई कर रहा है। सोचिए, परिवार में नेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं, लेकिन परिवार के पास 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं है। जब अफसर को यह पता लगा कि जब बेटी के नाम पर सड़क बन रही है तो उस बेटी के माता पिता भी उस सड़क को बनाने में मजदूरी कर रहे हैं, तो अफसर दौड़कर गांव में पहुंचे, अष्टम के परिवार से मिले। इसके बाद गुमला की स्पोर्ट्स ऑफिसर हेमलता ने कहा कि काम करना कोई बुरी बात नहीं है। परिस्थिति ऐसा आ जाती है कि लोगों को काम करना पड़ता है, और काम करना कोई बुरी बात नहीं है, काम करना चाहिए। और कि हम कहेंगे कि उनका जो कंडीशन है, आर्थिक स्थिति, उस हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि उन लोग का आर्थिक स्थिति मजबूत हो। हर संभव प्रयास रहेगा कि हम लोग करेंगे। अष्टम उरांव की कहानी 2 एक्सट्रीम दिखाती है। अष्टम उरांव पहचान है भारत की नारी शक्ति की, प्रतीक है इस बात का कि हमारी बेटियां संसाधनों के बगैर अपनी मेहनत से, अपनी लगन से दुनिया को फतेह कर सकती हैं, दुनिया में देश का नाम कर सकती हैं। और दूसरी अष्टम उरांव के परिवार की कहानी, उसके माता पिता की मजबूरी, यह हमारे सिस्टम की उदासीनता का प्रतीक है। हम सब के लिए शर्म की बात है। मुलायम सिंह यादव का आज उनके गांव सैफई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। अपने धरती पुत्र को अंतिम विदाई देने के लिए देश भर से लाखों लोग सैफई पहुंचे। मुलायम सिंह यादव जाते जाते भी एहसास करा गए कि वो किसी एक दल के, किसी एक विचारधारा के, किसी एक इलाके के, किसी एक प्रदेश के नेता नहीं थे। मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए हर सियासी दल के बड़े नेता सैफई पहुंचे। राजनाथ सिंह, शरद पवार, चंद्रबाबू नायडू, चंद्रशेखर राव, तेजस्वी यादव और न जाने कितने बड़े बड़े नेता मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में शामिल थे। जिस गाड़ी में मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को शमशान घाट लाया गया, उसमें यादव परिवार के अलावा स्वामी रामदेव भी मौजूद थे। मुलायम सिंह यादव को आखिरी बार विदाई देने के लिए भारी जन सैलाब उमड़ा और लोगों ने मुलायम सिंह अमर रहे के नारे लगाए। मुलायम सिंह का जीवन 2 बातें सिखाता है। एक तो ये हमारे लोकतंत्र की महानता है कि एक साधारण स्कूल टीचर भी देश के ऊंचे से ऊंचे पद तक पहुंच सकता है। और दूसरी बात यह कि अपने विरोधियों को मान देने से, उनको साथ लेकर चलने से कोई छोटा नहीं होता। अपने विरोधियों के प्रति बड़ा दिल रखना एक नेता को नेताजी बना देता है और भी महान बना देता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।